नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब 3 दिन के इंतजार के बाद खबर ये सामने आई है कि जो जमानत पर उनका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट इस पर कल फैसला सुना सकता है। इस बीच नए चार्जशीट भी पेश की गई है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं इसमें। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, क्या है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अरविंद केजरीवाल पर फैसला देने से सुप्रीम कोर्ट के जज इतने कंफ्यूजन में क्यों आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला रिजर्व रखा था। 5 दिन के बाद इन्होंने फैसला देने के लिए एक तारीख निर्धारित की थी और वो तारीख थी 10 तारीख। वो कह रहे थे कि 10 तारीख को ये सुरक्षित फैसले को हम बाहर निकाल देंगे, सबको बता देंगे। लेकिन हुआ क्या, 10 तारीख गुजर गया, 11 तारीख गुजर गया, 12 तारीख को ये खबर आती है एक छोटी सी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला कल आएगा, यानी कि 13 तारीख को फैसला आने की संभावना है। तो इस कंफ्यूजन के पीछे का कारण क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 जजों की बेंच है, तो दोनों जज आपस में तालमेल नहीं कर रहे? ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के लिए फैसला देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की राय अलग अलग होती है। तीस्ता सितलवाड़ का मामला आया था। गुजरात की हाईकोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ एक वारंट जारी की थी और कहा था कि तत्काल आप सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपके जमानत अब एक्सटेंड नहीं की जाएगी। उसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में उस समय 6 बजे के बाद ऐसे सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन 6 बजे के बाद 6:15 पर 2 जजों की बेंच बनाई गई और सीजेआई चंद्रचूड़ यही थे। इन्होंने 2 जजों की बेंच बनाई और रात में फैसला हुआ कि तीस्ता सितलवाड़ को रात तक भी जेल नहीं गुजारना पड़े, कल फैसला क्यों करेंगे। लेकिन दोनों जज कंफ्यूज हो गए और उसके बाद कोई फैसला आ ही नहीं पाया, क्योंकि एक का मानना था कि तीस्ता सितलवाड़ को बेल नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे का मानना था कि गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सही नहीं सुनाया, इसलिए इनको जमानत दे दी जानी चाहिए। और इन्हीं दोनों के कंफ्यूजन में जमानत अटक गई और फिर क्या हुआ, 3 जजों की बेंच बनानी पड़ी और 9:30 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। 10 बजे के बाद ये फैसले पर पहुंचे, 2-1 से फैसला लिया गया कि नहीं, तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दो। और गुजरात हाईकोर्ट ने 400 से ज़्यादा पन्ने इस जमानत पर जो रंगे हैं वो बेकार हैं। मतलब कंफ्यूजन तो होता है, पहले भी हुआ है, और इस बीच भी लग रहा है कि 2 जजों की बेंच बैठी और दोनों जज विचार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो सबसे बड़ा सवाल उठा था कि क्या इनको निचली अदालत से होता हुआ ऊपरी अदालत में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इन्होंने चालाकी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका को एक्सेप्ट क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उससे पहले राव एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट गए किस मामले में कि सीबीआई की गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ही कुछ नए सबूत मिले हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये फैसला आ गया तो इनको तो ऑटोमेटिकली फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते ही इन्होंने याचिका को स्प्लिट कर दिया। यहां पर चालाकी है कि एक तो लीगलिटी पर सवाल उठाना है और दूसरा लीगलिटी के साथ जमानत की याचिका भी डाल दी। ऐसे अगर देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाना था, अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह देता कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है वो लीगल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल आते, क्योंकि ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन इनको लग रहा था कि लीगलिटी का सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले भी ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी कि ईडी ने इनको समन दिया वो गैरकानूनी है, इन्हें गिरफ्तार किया वो गैरकानूनी है, इनके वकील का कहना था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया कि इसके लिए बड़ी बेंच फैसला लेगी, क्योंकि ये संवैधानिक प्रश्न है कि ईडी के पास क्या इतना अधिकार होना चाहिए
कि वो कुछ सबूतों के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में इनको यह लग रहा था कि सीबीआई के गिरफ्तारी पर हम जो सवाल उठा रहे हैं उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन इस बात के लिए होगा कि ये गिरफ्तारी पर अगर हमने कह दिया कि गिरफ्तारी इलीगल है तो दूसरे लोगों को जो कि सीबीआई गिरफ्तार कर रही है सब हमारे पास चले आएंगे कि मेरी गिरफ्तारी भी इलीगल है, क्योंकि हम भी कोई फ्लाइट रिस्क पे नहीं है, हम भाग नहीं सकते हैं, हमारे खिलाफ जो सबूत है वो कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यह चालाकी की कि अगर लीगलिटी का सवाल जो है वो बड़ी बेंच को ट्रांसफर भी कर दिया गया तो जमानत वाली याचिका तो रहेगी, और इस पूरे याचिका में अब केवल बातचीत होने लगी जमानत के ऊपर। लीगलिटी का सवाल पीछे छूट गया कि सीबीआई गिरफ्तार की है, वो गिरफ्तारी सही है या गलत है, वो पीछे छूट गया। अब सिर्फ जमानत पर सुनवाई होने लगी। अब जमानत पर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन ये सवाल उठा कि आपने तो लीगलिटी वाले याचिका पर सुनवाई की बात कही थी, जमानत वाली याचिका तो पीछे से डाल दिया गया और उसमें इन्होंने बाईपास किया है। न राउज एवेन्यू कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में गए, न हाई कोर्ट में जमानत के लिए गए, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो इनको वहां से आना चाहिए। अब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ये दो जजों के बीच ये बातचीत चली और लगता यही है कि कंफ्यूजन इतना बड़ा है कि ये लोग डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि होना क्या चाहिए। हो सकता है कि दो जजों की बेंच है तो एक फैसला इनके पक्ष में, एक फैसला इनके विरोध में भी हो। तो ऐसी स्थिति में जमानत पर जो फैसला आने वाला है वो अटक जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि बड़ी बेंच इसका फैसला करे, तो 3 जजों की बेंच बनाई जाएगी। ये संभावनाएं हैं, जैसे कि इस मामले में आगे हो रहा है। इसी तरह से इनके पास कंफ्यूजन इस बात के लिए नहीं होगा कि क्या क्या सबूत मिले हैं, लेकिन सबूत तो मिले हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक सीबीआई के मामले में इनकी हिरासत बढ़ा दी और वो उसी बीच सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह कहा गया कि 2 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के जो गोवा चुनाव में विधानसभा का लड़ रहे थे, ये 2 कैंडिडेट ने सीधे तौर पर बताया कि मेरी मीटिंग हुई थी। जब हमसे कहा गया, ये एक पूर्व एमएलए भी है, उसने कहा कि दुर्गेश पाठक हमारे पास आए अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर और उन्होंने कहा आपको फिर से चुनाव लड़ना है। उसने सीधे तौर पर कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसके बाद उनसे दुर्गेश पाठक ने कहा कि पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ चुनाव के लिए कैंपेनिंग की तैयारी करो, पैसे हम व्यवस्था करेंगे। और हर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 90 लाख रुपया देने का वादा किया गया था और दिया भी गया था। उसने कबूल किया कि हमारे क्षेत्र में 90 लाख रुपए का खर्च जो आया वो सारा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली से आया था। कुरियर जो विनोद चौहान अभी गिरफ्तार हुआ था, उसने भी यही बात कही थी, क्योंकि उसकी गवाही भी है। और ये नए नए सबूत जो मिल रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, चाहे शरद चंद्र रेड्डी हो, पी शरद चंद्र रेड्डी, या समीर महेंद्रू हो, अभिषेक बोइनपल्ली हो, या फिर के कविता हो, ये सारे लोगों ने, जितने आरोपी हैं, उसने कहीं न कहीं इंडिकेट किया कि हमें दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कराया गया, चाहे फेस टाइम पर बातचीत हो या फिर अरविंद केजरीवाल सीधे विजय नायर को वहां पर पहुंचा रहे हों या कह रहे हों कि विजय नायर जो कह रहा है वो समझ लो कि अरविंद केजरीवाल ही बोल रहा है। तो ये सारे सबूत, जो नए नए सबूत आए हैं, पिछले दिनों सीबीआई ने यह भी कहा था कि एक गवाह हमारे पास जो है वो भी कैंडिडेट ही था आम आदमी पार्टी का गोवा विधानसभा चुनाव में, वो भी ये कहा है कि हमें तो सीधे 17 लाख रुपया कैश दिया गया था, अरविंद केजरीवाल ने भिजवाया था। और इस बात के सबूत हैं कि ये पूरा गोवा का चुनाव, जिसमें सीबीआई और ईडी का कहना है कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो साउथ लॉबी ने दिए, शराब माफियाओं ने दिए हैं इनको, और वही पैसा खर्च किया गया है। लेकिन उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, किसको किसको कितना पैसा मिला, ये सारे सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। तो केजरीवाल के लिए ये ट्रायल में बहुत महंगा पड़ने वाला है, सजा तो मिलनी है। इस मामले में लगभग जितने भी आरोपी हैं सबको जमानत मिल गई, दुर्गेश पाठक को भी कल जमानत मिल गई, केजरीवाल क्यों अटके? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ 3 और लोग हैं जिसके जमानत पर फैसला होना बाकी है, और अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिली। अब सीबीआई के मामले में जमानत मिलने के लिए ये जोर लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कंफ्यूजन इस बात के लिए है कि जितने लोग थे, जैसे दुर्गेश पाठक को कल जमानत दी गई और 1 लाख का बेल बाउंड पर जमानत दी,
लेकिन दुर्गेश पाठक के बारे में कहा गया कि ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं है, ये प्रभावित नहीं कर सकता, ये गवाहों को हॉस्टाइल नहीं कर सकता, ये इतना प्रभावी व्यक्ति नहीं है जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए काम करना और अरविंद केजरीवाल होना, ये दोनों में अंतर है। केजरीवाल सीएम है, अभी तक सीएम की कुर्सी से चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठा सके। यहां तक कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया को रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा डिप्टी सीएम के पद से और सारे मिनिस्ट्री के पद से। अब ऐसे में केजरीवाल भी गिरफ्तार हुआ तो उसको रिजाइन देने के लिए क्यों नहीं कोई कह रहा है? क्योंकि वो सबसे पावरफुल नेता आम आदमी पार्टी के अंदर है, कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोलना नहीं चाहता। और जितने गवाह हैं वो सब तो केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। तो इतने पावरफुल व्यक्ति अगर बाहर जाएगा तो सीधे तौर पर वो गवाहों को धमकी दे सकता है। अभी तो उन लोगों को ये लगता है कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर ही रहा तो ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा और फिर इसकी ताकतें, इसकी शक्तियां कम हो जाएगी, और उसके बाद अगर सीधे सजा हो गई तो 2-4 साल के लिए गया, और जब गया तो फिर इनको निश्चिंता होगी कि हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही बाहर आएगा डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो इसके साथ साथ चिपकी हुई है। तो ऐसे में इनके जो गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहा है, उसके बाद इनकी जमानत पर जो बहस हो रही है उसमें यही रोड़ा अटक रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन रोड़ों का कोई फायदा नहीं है। वहां तो कंफ्यूजन सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर है कि टेक्निकलिटी जो है ये आड़े हाथों आ रही है, और इनके कारण इन लोगों को लग रहा है कि अगर हमने जमानत दी तो हो सकता है इस मामले में यहाँ याचिकाओं की बाढ़ आ जाए, सब लोग हमारे पास पहुंच जाएं और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना शुरू हो जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट केवल जमानत कोर्ट बन के रह गई है? यहां पर जो 83,000 केस पेंडिंग हैं उस पर सुनवाई होती नहीं है, और जमानतों पर धड़ाधड़ सुनवाई होती है, और वहां से जो संदेश आता है उसी के आधार पर, जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जमानत दी समीर महेंद्रू की, तो उस मामले में भी यही कहा गया कि देखिए यहां पर जो जमानत दी जा रही है इस आधार पर दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मसले में सीधे तौर पर आर्टिकल 21 की बात कही है, और इसलिए हम भी इसी आधार पर दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों के लिए ट्रायल में जाना और उसके बाद गवाहों को गुजरना अभी लंबा समय लगेगा, तब तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बार सोच विचार के फैसला देने के पक्ष में नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। जितनी तेजी से तिहाड़ से बाहर निकलने के लिए केजरीवाल अपना हाथ पैर मान रहे हैं, उतनी ही ज्यादा दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब इंतजार है तो कल का कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।